हेलो फ्यूचर स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू आवर वन शॉट रिवीजन सीरीज। मैं हूं पीयूष लक्ष्कार और आज हम टारगेट करने वाले हैं सीएसआई नेट लाइफ साइंस की सबसे टेक्निकल और हाईली स्कोरिंग यूनिट यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी। जैसा कि मैंने अपने ऑल इंडिया रैंक के सफ़र में कहा सीखा है, इस यूनिट में अगर आपको टेक्निक्स को कोर प्रिंसिपल्स पता है तो आप पार्ट सी के 4 मार्क्स आराम से उड़ा सकते हैं। आज के इस सेक्शन में हम बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे। पेन और पेपर रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। बात करें इसके रिवीजन स्ट्रेटजी एंड रोड मैप की, तो पार्ट ए में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, पार्ट बी में इम्यूनो के ऊपर बात करेंगे, पार्ट सी में बात करेंगे बायोफिजिकल्स टेक्निक्स के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए, डीएनए आइसोलेशन। फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड, ये टेक्निक डिफरेंशियल सॉलिबिलिटी के प्रिंसिपल पर काम करती है। यहाँ फिनॉल का काम प्रोटीन को डीनेचर करना होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म एक्वेस और ऑर्गेनिक फेज को प्रॉपरली सेपरेट करने में हेल्प करता है। सेकेंड है सी टैप एक्सट्रैक्शन। प्लांट टिश्यूज से डीएनए निकालना थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए वहाँ हम सी टैप यूज करते हैं ताकि पॉलीसैकेराइड्स को रिमूव किया जा सके। थर्ड स्टेप है इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। आखिर में डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम कोल्ड इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल का यूज करते हैं, जो हमेशा सॉल्ट की मौजूदगी में किया जाता है। अब बात करते हैं आरएनए आइसोलेशन की। डीएनए निकालना आसान है, पर आरएनए आइसोलेशन इज हाईली चैलेंजिंग। इट्स हाई स्टेक। मेथड की बात करें तो इसके लिए हम एक वन स्टेप एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं, जिसे ग्वानिडियम थायोसाइनाइड फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड कहते हैं। यहाँ ग्वानिडियम एक बहुत ही पावरफुल क्योट्रॉफिक एजेंट की तरह काम करता है, जो इंस्टेंटली सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एनालिसिस की बात करें तो आरएनए को एनालाइज करने के लिए हम नॉर्मल जेल नहीं बल्कि फॉर्माल्डिहाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो एक डीनेचरिंग जेल है, उसे यूज करते हैं ताकि आरएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना बने। बात करें सीएसआई एग्जाम ट्रैप के बारे में, तो आरएनए कंट्रोल यहाँ होना चाहिए। दोस्तों, इस ट्रैप को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आरएनए आरएनएस की वजह से हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए सारे सॉल्यूशन को डीईपीसी यानी डाई इथाइल पायरोकार्बोनेट से ट्रीट किया जाता है। पर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये डीईपीसी को ट्रिस बफर के साथ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डीईपीसी अमाइंस के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए उसे ट्रिस बफर के साथ यूज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं प्रोटीन को सेपरेट करने की टेक्निक पर। इन तीनों क्रोमेटोग्राफी मेथड्स के प्रिंसिपल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। पहली है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इसकी स्पेसिफिसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। ये लिगांड रिसेप्टर या एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग पर बेस्ड होती है। जैसे अगर प्रोटीन में जीएसटी टैग या हिस टैग लगा है, तो हम NINTA कॉलम का यूज करके उसको स्ट्रांगली बाइंड करके सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये टेक्निक प्रोटीन के नेट चार्ज पर बेस्ड होती है। अगर आपको नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एनायंस पकड़ने हैं, तो आप DEAE पॉजिटिव मैट्रिक्स यूज करेंगे, और अगर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स यानी कि कैटायंस पकड़ने हैं, तो आप CM सेल्यूलोज जो कि नेगेटिव मैट्रिक्स है उसे यूज करोगे। थर्ड है जेल फिल्ट्रेशन। इसे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। ये सिंपली साइज के बेसिस पर चलता है। याद रखना, इस कॉलम में जो मॉलिक्यूल्स लार्ज यानी बड़े होते हैं वो पहले एल्यूट हो जाते हैं यानी बाहर आ जाते हैं, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बीट्स के पोर्स में फंस जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। नॉर्मल एसडीएस पेज समझ लिया, तो अब आते हैं 2D पेज पर। जब प्रोटीन मिक्सचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो जैसा कि प्रोटियोमिक्स में होता है, तब हम ये 2 डायमेंशनल टेक्निक यूज करते हैं। इसमें सेपरेशन 2 डायमेंशनल में होता है। स्टेप 1 की बात करें तो वो है IEF यानी आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। यहाँ प्रोटीन को एक पीएच ग्रेडियंट के अंदर उसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी PI के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है। प्रोटीन्स जेल में तब तक माइग्रेट करते हैं जब तक उनका नेट चार्ज कंप्लीटली जीरो हो जाता है। स्टेप 2 की बात करें तो वो है SDS पेज। इसके बाद इस जेल को पहले स्टेप्स के
परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर रन किया जाता है ताकि प्रोटीन अब अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सेपरेट हो सके। ये पावरफुल टेक्निक प्रोटीन आइसोफॉर्म्स और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन यानी पीटीएम को एक साथ आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट है। एसडीएस पेज का डायग्राम आपको राइट लेफ्ट साइड में दिया गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और सीएसआईआर इनके सिलेक्शन मेथड से हमेशा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है। इन दो की प्लाज्मिड्स को ध्यान से समझते हैं। पहला है PBR322। ये हमारा पहला आर्टिफिशियल वेक्टर था। इसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर होते हैं, एक होता है एम्पिसिलिन और दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन को डिनोट करते हैं AMP से और टेट्रासाइक्लिन को TET से। यहाँ हम अपने रिकॉम्बिनेंट्स जिसमें हमारा जीन गया है उसको ढूंढने के लिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं PUC19 की। ये थोड़ा एडवांस और इजी टू यूज वेक्टर है। इसमें हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का यूज करते हैं जो लेक्जी जीन पर बेस्ड होती है। इस प्लाज्मिड में एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट यानी कि MCS होती है जहां हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। PUC19 का डायग्राम राइट साइड में दिया गया है। अगर आपको ढेर सारा डीएनए क्लोन करना है तो कौन सा वेक्टर चूज करोगे, बताओ। सीएसआईआर इस चार्ट से डायरेक्टली कैपेसिटी बेस्ड मैचिंग क्वेश्चंस निकालता है, तो इनकी लिमिट वैल्यूज बिल्कुल याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं वेक्टर कैपेसिटी के कंपैरिजन को। बात करें प्लाज्मिड वेक्टर्स के बारे में तो इनकी कैपेसिटी 0.1 से 10 केबी की होती है। ये एक सब क्लोनिकल या cDNA की लाइब्रेरी बनाने के लिए यूज होता है। होस्ट सिस्टम है बैक्टीरिया। सेकंड है लेम्डाफाजिस। इसकी कैपेसिटी अराउंड 25 किलो केबी की होती है। इनका यूज जीनोमिक लाइब्रेरीज बनाने के लिए होता है और इसका होस्ट सिस्टम भी है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कॉस्मिड। इसकी लिमिट 35 से 45 केबी की होती है। इसका यूज लार्ज जीनोमिक सेगमेंट्स में होता है और इसका भी होस्ट सिस्टम है बैक्टीरिया। अब बात करते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी कि बैक। ये 75 से 300 केबी तक डीएनए ले जा सकता है और इसका यूज होता है जीनोम मैपिंग के अंदर और इसका भी होस्ट सिस्टम है बैक्टीरिया, भले इसका नाम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। नेक्स्ट है येक यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसकी कैपेसिटी सबसे मैसिव होती है 100 से 100 केबी तक की। ये यूकैरियोटिक जीनोम प्रोजेक्ट्स में सबसे बेस्ट वेक्टर कहा जाता है और इसका होस्ट सिस्टम होता है यीस्ट। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल पर बहुत डीप है। अब बात करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरीज और cDNA लाइब्रेरीज की। दोनों का डिफरेंस ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं cDNA लाइब्रेरी के बारे में। यह लाइब्रेरी डायरेक्ट mRNA से रिवर्स ट्रांसक्राइब करके बनाई जाती है। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक्सप्रेस जीन्स होते हैं। एक्सप्रेस जीन डायरेक्ट प्रोटीन्स ही बनाते हैं। इसमें कोई इंट्रॉन्स या प्रोमोटर्स प्रेजेंट नहीं होता। नो इंट्रॉन्स एंड नो प्रोमोटर्स। ध्यान रखिए, अगर आपको किसी यूकैरियोटिक प्रोटीन को इशेरिशा कोली जैसे प्रोकैरियोट्स में एक्सप्रेस करवाना हो तो cDNA लाइब्रेरी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास इंट्रॉन्स को स्पाइस करने की मशीनरी नहीं होती है। अब बात करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में। इसमें ऑर्गेनिज्म का पूरा यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है।
एक इसमें आपको कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग रीजन्स, इंट्रॉन्स और प्रोमोटर सब कुछ मिलता है। ये एक डिफरेंस है cDNA इन जीनोमिक डीएनए के बीच में। एक ऑर्गेनिज्म की किसी भी सेल से जीनोमिक लाइब्रेरी बनाए वो हमेशा बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। अब हम बात करेंगे इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस पर। लैब में टारगेट डीएनए के अंदर इंटेंशनल म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए हम दो मेन तरीके यूज करते हैं। पहला है ओवरलैपिंग पीसीआर। ये सबसे कॉमन मेथड है। इसमें हम स्पेशली डिजाइन प्राइमर्स यूज करते हैं जिसके अंदर पहले से ही हमारी डिजायर म्यूटेशन मौजूद होती है। सेकंड है कैसेट म्यूटाजेनेसिस। यहाँ हम ओरिजिनल डीएनए का फ्रेगमेंट को कट करके निकाल देते हैं और उसकी जगह एक सिंथेटिक डबल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जिसमें हमारी म्यूटेशन है उससे स्वैप कर देते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप के बारे में। दोस्तों म्यूटाजेनेसिस पीसीआर के बाद यह प्यूरिफिकेशन स्टेप बहुत ही क्रूशियल है। पीसीआर मिक्सचर्स को डीएन डीएन डीपीएनआई एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। डीपीएनआई एक ऐसा एंजाइम है जो स्पेसिफिकली मिथाइलेटेड डीएनए को डाइजेस्ट करता है, यानी हमेशा पुराना अनम्यूटेटेड पेरेंटल टेम्पलेट डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि नया बना हुआ पीसीआर प्रोडक्ट जो कि म्यूटेटेड है वो अनमिथाइलेटेड होने की वजह से पूरी तरह इंटैक्ट यानी बच जाता है। इस डाइजेशन से हम गारंटीड करते हैं कि आगे सिर्फ हमारे म्यूटेंट ही ट्रांसफर होए। अब आते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग पर, जहां हम डीएनए का एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड ऑर्डर पता करेंगे। सबसे क्लासिकल और सबसे इंपॉर्टेंट है सेंगर सीक्वेंसिंग। बात करें इसकी प्रिंसिपल की तो यह टेक्निक चेन टर्मिनेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है, इसलिए इस टेक्निक को चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। इसमें हम नॉर्मल डीएनटीपीस के साथ साथ स्पेसिफिकली मॉडिफाइड डीडीएनटीपीस यानी कि 2,3 डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इसका भी यूज करते हैं। नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में 3 प्राइम ओएच ग्रुप होता है जो अगले न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी होता है। पर बात करें जब डीडीएनटीपीस की तो इसमें ये 3 प्राइम ओएच ग्रुप लैक होता है या मिसिंग होता है। इसीलिए जैसे ही एक डीडीएनटीपीस चेन में जुड़ता है आगे चेन बढ़ना बंद कर देती है यानी कि टर्मिनेट हो जाती है और इस की मदद से हम सीक्वेंसिंग करते हैं। सेंगर सीक्वेंसिंग स्लो है, इसलिए मॉडर्न रिसर्च में हम एनजीएस यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का यूज करते हैं। ये मैसिवली पैरेलल सीक्वेंसिंग है जहां मिलियंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स एक साथ सीक्वेंस होते हैं। सीएसआईआर इन 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स के प्रिंसिपल्स मैच करने का पूछता है। बात करें सबसे पहले तो एल्यूमिना। ये सबसे पॉपुलर है। ये एक फ्लो सेल पर ब्रिज एम्प्लीफिकेशन और रिवर्सिबल टर्मिनेटर केमिस्ट्री का यूज करती है। सेकेंड है पायरो सीक्वेंसिंग। यहां हम लाइट डिटेक्ट करते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है जिसे डिटेक्ट करने के लिए सल्फुराइलेज और ल्यूसिफरेज एंजाइम्स का यूज किया जाता है। थर्ड है आयन टॉरेंट। ये टेक्निक है उस क्यों ये यूनिक टेक्निक है क्योंकि इसमें कोई लाइट यूज नहीं होती है। यहाँ H+ आयंस को डिटेक्ट
किया जाता है जो डीएनटीपीज इनकॉर्पोरेशन के टाइम रिलीज हुआ होता है। बेसिकली एक पीएच चेंज को मेजर किया जाता है सीक्वेंसिंग के लिए, और उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में डीएनए का सीक्वेंस क्या है। अगर आपको एक सेल के अंदर चल रहे हजारों जीन का एक्सप्रेशन एक ही टाइम पर देखना हो तो हम माइक्रो एरे का यूज करते हैं। बात करें इसकी प्रिंसिपल की तो ये टेक्निक न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है। एक चिप पर हजारों नॉन डीएनए प्रॉप्स को इमोबिलाइज कर दिया जाता है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ जीन एक साथ साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग हो सके। इसमें हम दो सैंपल्स कंपेयर करते हैं। मान लीजिए सैंपल ए को CY3 यानी कि ग्रीन और सैंपल बी को CY5 यानी कि रेड से टैग किया गया है। अगर दोनों सैंपल्स में एक्सप्रेशन बिल्कुल इक्वल है तो फ्लोरोसेंस मिक्स होकर आएगा, यानी कि येलो स्पॉट्स दिखाई देंगे। ध्यान रखिए, माइक्रो एरे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि सिर्फ नॉन फ्लोरोसेंस को ही डिटेक्ट कर सकता है, जबकि आरएनए सीक्वेंसिंग जैसी टेक्निक न्यू ट्रांसक्रिप्ट्स को भी डिस्कवर कर सकती है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स की स्लाइड्स को बिल्कुल स्किप मत करना, ये सीधा पार्ट सी के मैचिंग क्वेश्चंस में आती है। बात करें सबसे पहले RFLP की, यानी कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की। ये एक कोडोमिनेंट मार्कर होता है। ये वस्तु हमने यूनिट 12 में देखी है। ये कंप्लीटली सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है और हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड टेक्निक पर काम करता है। इसमें PCR भी यूज नहीं होता है। अब बात करते हैं RAPD की, यानी कि रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ये PCR बेस्ड होता है और इसमें नॉन स्पेसिफिक प्राइमर्स का यूज किया जाता है और ये एक डोमिनेंट मार्कर पर बेस्ड होता है। अब बात करते हैं AFLP की, यानी एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये मार्कर रिस्ट्रिक्टेड डाइजेशन और PCR दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये हाईली रिप्रोड्यूसिबल होता है, पर RAPD की तरह ये एक डोमिनेंट मार्कर है। अब हम बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने का प्रोसेस, यानी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इसे चार स्टेप में याद रखिए। सबसे पहला स्टेप है माउस को इम्यूनाइज किया जाता है। फिर उसके स्प्लिन से एंटीबॉडी बनने वाली बी सेल्स को आइसोलेट किया जाता है। इन बी सेल्स को इमोटर माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज किया जाता है, यानी पैग का यूज करके, और आखिरी में इन्हें हेट मीडियम पर सेलेक्ट किया जाता है। बात करें हेड सिलेक्शन ट्रैप्स की तो दोस्तों CSIR का फेवरेट क्वेश्चन यहीं से आता है कि सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल्स ही क्यों जिंदा बचती है, क्योंकि माइलोमा सेल्स नॉर्मली HGPRT डेफिशिएंट होती है और हेट मीडियम पर सैल्वेज पाथवे ब्लॉक हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ फ्यूज हाइब्रिडोमास इसीलिए सरवाइव करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरी HGPRT एंजाइम नॉर्मल बी सेल से मिल जाता है। अब आते हैं इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स के सबसे पॉपुलर टूल पर, यानी अलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अगर आप JRF टारगेट कर रहे हो तो इन तीनों मेजर वेरिएंट्स का डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट एलिजा की। ये स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के काम आता है। इसमें हम एक लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडीज का यूज करते हैं जो प्राइमरी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करती है। सेकेंड है सैंडविच एलाइजा।
ये एंटीजन डिटेक्ट करता है। इसे सैंडविच इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा टारगेट एंटीजन दो एंटीबॉडीज यानी एक कैप्चर एंटीबॉडीज और एक डिटेक्ट एंटीबॉडीज उस दोनों के बीच में दब जाता है। थर्ड है कॉम्पिटेटिव एलाइजा। इसके रूल बिल्कुल उल्टा ही चलता है। इसमें अननोन सैंपल्स की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी आखिर में कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा नहीं, कम होगी। ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल के प्रिंसिपल पर काम करता है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ही कम इंटेंसिटी। याद रखना, इसे ज्यादा मत करके आना एग्जाम में। प्रोटीन को एक्यूरेटली डिटेक्ट करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लोटिंग का यूज करते हैं। पार्ट सी के क्वेश्चंस के लिए इसके स्टेप्स बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना। सबसे पहले आता है सेपरेशन। सबसे पहले एसडीएस पेज का प्रोटीन को उसके साइज के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है। फिर करते हैं उसे हम ट्रांसफर। फिर उन प्रोटीन्स को जेल से निकालकर पीवीडीएफ या नाइट्रोसेल्युलोज के मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है। फिर किया जाती है ब्लॉकिंग। ये स्टेप्स बहुत क्रूशियल है। यहाँ बीएसए या नॉन फैट मिल्क यूज करते हैं ताकि एंटीबॉडीज बिना वजह मेम्ब्रेन से ना चिपके। ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को भी प्रिवेंट करता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है हमारा डिटेक्शन। आखिर में प्राइमरी एंटीबॉडीज, फिर एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज और लास्ट में सबस्ट्रेट डालकर प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है। सेल्स को रैपिडली एनालाइज और शॉर्ट करने के लिए फ्लो साइटोमेट्री और फ्रेक्स यानी फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल शॉर्टिंग का यूज किया जाता है। फैक्स सेल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर फिजिकली सेपरेट भी कर सकती है। इन तीन पैरामीटर्स और पर सीएसआईआर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम करता है। पहले बात करते हैं फॉरवर्ड स्कैटर्स यानी एफएससी पर। ये सीधा सेल्स के साइज के प्रोपोर्शनल होता है। बड़ी सेल इज इक्वल्स टू ज्यादा स्कैटर, वो भी फॉरवर्ड में। सेकंड है साइड स्कैटर यानी एसएससी। ये सेल्स की ग्रैन्युलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी को नापता है। सेल्स के अंदर जितना ज्यादा ऑर्गेनेल होंगे साइड स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड है फ्लोरोसेंस। ये सेल्स पर मौजूद स्पेसिफिक टारगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए काम आती है। क्रोमोसोम पर जीन की एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन देखने के लिए हम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं। दोस्तों, इन दोनों टेक्निक्स का कंपैरिजन अपने नोट्स में मार्क कर लीजिए। पहले बात करते हैं फिश की यानी फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की। यहाँ फ्लोरोसेंट प्रोब एक क्रोमोसोम पर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को बाइंड करते हैं। इसे जीन मैपिंग और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड है गिश जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ किसी छोटे सीक्वेंस की जगह एक पूरी स्पीसीज का टोटल जीनोमिक डीएनए एज अ प्रोब यूज किया जाता है। ये हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग स्पीसीज के जीनोम कंपोनेंट को पहचानने के लिए बेस्ट टेक्निक है। अब हम बात करते हैं बायोफिजिकल टेक्निक को के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सीधा बियर लैम्बर्ट लॉ पर काम करती है। बेसिक फैक्ट्स याद रखिए। डीएनए 260 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करता है और प्रोटीन 280 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करता है, जो मेन तौर पर ट्रिप्टोफान और टायरोसिन अमीनो एसिड की वजह से होता है। सेकेंड है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक हाईली सेंसिटिव टेक्निक है। इसमें मॉलिक्यूल एक्साइटेशन एक शॉर्टर वेवलेंथ पर लेता है और एमिशन एक लॉन्गर वेवलेंथ पर काम करता है। इस शिफ्ट को हम स्टॉक शिफ्ट कहते हैं।
बात करें क्विंचिंग की, जब फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी कम हो जाती है यानी डिक्रीज हो जाती है तो उससे क्विंचिंग कहते हैं। इसे हम प्रोटीन की कन्फर्मेशन चेंजेस और बाइंडिंग इंटरेक्शन को एफिशिएंटली स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर डाइक्रो डाइक्रोइज्म यानी सीडी की। ये टेक्निक प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फोल्डिंग या डीनेचरेशन स्टडीज के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। सीएसआर के डायरेक्ट क्वेश्चन इन स्ट्रक्चरल सिग्नेचर से आते हैं, इन्हें अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले अल्फा हेलिक्स की। इसमें दो नेगेटिव बैंड्स 222 नैनोमीटर्स एंड 208 नैनोमीटर्स पर और एक पॉजिटिव बैंड 192 नैनोमीटर्स पर मिलता है। बात करें बीटा शीट की तो यहाँ एक नेगेटिव बैंड 216 नैनोमीटर पर और एक पॉजिटिव बैंड 195 नैनोमीटर पर आता है। बात करें रैंडम कॉइल की तो अगर स्ट्रक्चर अनफोल्डेड है तो सिर्फ एक नेगेटिव बैंड 195 नैनोमीटर पर दिखेगा। नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रोस्कोमेट्री। इसके कोर प्रिंसिपल एक लाइन में याद रख लीजिए। ये मॉलिक्यूल्स को मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर सेपरेट करता है। यहाँ दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है आयोनाइजेशन। इसके लिए हम माल्डी यानी कि मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन और ईएसआई यानी इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन इसका यूज करते हैं। ध्यान रखिए ये दोनों सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है, जिसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के टुकड़े नहीं होते हैं। बात करें यहाँ एनालाइजर्स की तो यहाँ पर टॉप यानी टाइम ऑफ फाइट यूज करते हैं। इसका रूल बहुत सिंपल है, जो आयन छोटे यानी स्मॉलर होंगे वो इतनी तेजी से यानी फास्टर ट्रैवल करेंगे। बायोमोलिकुलर इंटरेक्शन को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमारे पास एसपीआर है यानी सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस। ये टेक्निक बिल्कुल लेबल फ्री और रियल टाइम डिटेक्शन देती है। ये एक गोल्ड सरफेस के पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में होने वाले चेंजेस को मेजर करती है जब मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करते हैं। ग्राफ की बात करें तो सेंसरोग्राम पर हमें दो फेजेस दिखते हैं। एसोसिएशन फेज तब बनता है जब एनालाइट अपना लिगांड से जुड़ता है और डिसोसिएशन फेज तब आता है जब वॉश बफर यूज करने से एनालाइट अलग हो जाते हैं। यूटिलिटी की बात करें तो इन्हीं रेट्स से हम बाइंडिंग काइनेटिक्स यानी कि के ए के डी और कैपिटल के डी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए एक्सरे क्रिस्टोग्राफी सबसे पुरानी और पावरफुल टेक्निक है। ये सीधा ब्रैग्स लॉ यानी कि एन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2D साइन थीटा को फॉलो करता है। यहाँ एक्सरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स से टकरा कर स्कैटर होते हैं, जिसे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है और हमें प्रोटीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप मिलता है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि आपको पहले प्रोटीन का क्रिस्टल बनाने पड़ते हैं। देन क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, स्पेशली अगर आप मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ काम कर रहे हो, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। इस यूनिट का सबसे बड़ा मास्टर रिकैप सीएसआर नेट में ब्लॉटिंग टेक्निक का एक मैचिंग क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड कर लीजिए। इस लिस्ट को कंप्लीटली याद कर लीजिए। बात करें साउथर्न ब्लॉट की तो डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है और एक डीएनए और आरएनए प्रोब का यूज़ करके ये किया जाता है। यहाँ सेपरेशन के लिए अगारोस जेल यूज़ होता है। सेकेंड है नॉर्दर्न ब्लॉट। ये आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें भी डीएनए आरएनए प्रोब का यूज़ होता है और इसमें डीनेचरिंग जेल यूज़ होता है। थर्ड है वेस्टर्न ब्लॉट। ये प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है और यहाँ पे डिटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है और सेपरेशन के लिए एसडीएस पेज का यूज़ किया जाता है। देन है साउथ वेस्टर्न ब्लॉट। ये
डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स को टारगेट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें एक डीएनए प्रोब का यूज़ किया जाता है और सेपरेशन के लिए एसडीएस पेज होता है। फिर आती है लास्ट फार वेस्टर्न ब्लॉट। ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और डिटेक्शन के लिए भी प्रोटीन प्रोब ही यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे भी एसडीएस पेज ही सेपरेशन मीडिया होता है। इस बेसिक्स को क्लियर रखिए और पार्ट सी में अपने 4 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। ऑल राइट फ्यूचर जेआरएफ, अब हम आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द मास्टर लिस्ट ऑफ सीएसआई नेट एग्जाम ट्रैप। एग्जाम में टॉप जेआरएफ रैंक लेने के लिए ऐसी ही माइनर डिटेल्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इन ट्रैप्स को ध्यान से सुनिए। ट्रैप 1 है इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखना, डीएनए हमेशा एनोड यानी प्लस एंड से की तरफ भागता है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, और प्रोटीन के केस में एसडीएस उन्हें एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देता है ताकि वो सिर्फ साइज के हिसाब से सेपरेट होए। ट्रैप 2 है सीक्वेंसिंग के ऊपर। सेंगर मेथड में डीडीएनटीपीस की कंसंट्रेशन हमेशा डीएनटीपी से लोअर होनी चाहिए। अगर आपने डीडीएनटीपी ज्यादा डाल दिए तो सारी चेन शुरुआत में ही टर्मिनेट हो जाएगी। टैप 3 है आर आई ए और एलाइजा की। आर आई ए हमेशा एलाइजा से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, पर इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है हजार्डियस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज़ करना। टैप 4 की बात करें तो सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर है। इस टेक्निक में सॉल्ट कंसंट्रेशन बिल्कुल लो होनी चाहिए ताकि हाई बैकग्राउंड नॉइस ना आए। अगर आप क्लोराइड आयंस वाले बफर यूज करेंगे तो फार यूवी रीजन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन आएगी जो आपके स्पेक्ट्रा को खराब कर देगी। ट्रैप 5 की बात करें जो कि माइक्रोस्कोपी पे है, तो दोस्तों फॉर्मूला याद रखना, D इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्बडा डिवाइड बाय NA। NA मतलब न्यूमेरिकल एपरेचर और लैम्बडा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ और D इज इक्वल्स टू रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन D की वैल्यू जितनी छोटी होगी रिजोल्यूशन उतना ही बेहतर होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब उसकी वेवलेंथ कम हो। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जहां इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है वहां रिजोल्यूशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से कहीं ज्यादा बेटर होता है। अब आते हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स पर, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जल। इन तीनों का बिहेवियर आउटलाइन के साथ कैसा होता है और उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बात करें सबसे पहले मीन की, तो ये डाटा का अरिथमेटिक एवरेज होता है। ध्यान रखिए ये आउटलायर्स यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। सेकंड होता है मीडियन। ये सॉर्टेड डेटास की बिल्कुल मिडल वैल्यू है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आउटलायर्स के अगेंस्ट रोबस्ट होता है। थर्ड है मोड। ये सबसे ज्यादा बार आने वाली यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज होती है जो कैटेगरीज डेटा के लिए बेस्ड होती है। अब बात करते हैं स्क्यूनेस रिलेशनशिप। अगर डेटा कंप्लीटली नॉर्मल है तो मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, ये होगा। अगर डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है यानी कि राइट साइड में है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होगा, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो मीन इज लेस देन मीडियम लेस देन मोड होगा। बात करें डिस्पर्जल की, तो डाटा कितना फैला हुआ है उसके लिए हम वेरिएंस निकालते हैं जो मीन से एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन होता है। उसका स्क्वायर रूट करने पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है जिसकी यूनिट ओरिजिनल डाटा वाली ही होती है। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट का सबसे बड़ा फाउंडेशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक परफेक्टली बेल शेप्ड का सिस्टमेटिकली कर्व होता है जिसे सिर्फ दो पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। बात करें एम्पेरिकल रूल की, तो ये रूल सीएसआर एग्जाम के न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए।
म्यू प्लस 1 सिग्मा के बीच का डेटा अप्रोक्स 68%, 68.2% का हिस्सा होता है। म्यू प्लस 2 सिग्मा के लिए इसके लिए 95.4% डाटा कवर हो जाता है, और म्यू 3 सिग्मा के लिमिट ऑलमोस्ट पूरी यानी कि 99.7% डाटा की होती है। कंटिन्यूस डाटा के बाद अब देखते हैं डिस्क्रीट डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को। सबसे पहले बात करते हैं बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन तब लगता है जब हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो और हमें उनमें उनमें नंबर्स ऑफ सक्सेस काउंट करनी हो। इसके बाद पैरामीटर्स होते हैं n इजिकल्स टू टोटल ट्रायल्स और p इजिकल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। फॉर्मूला याद रखिए, इसका मीन इजिकल्स टू np होता है, और वेरिएशन की जब हम बात करते हैं, वेरिएंस इजिकल्स टू npq होता है। नेक्स्ट है पोजनल डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई इवेंट किसी फिक्स टाइम या स्पेस के इंटरवल में बहुत रेयरली होती है तो वो पॉइजन लगती है। इसका सिर्फ एक डिफाइनिंग पैरामीटर होता है लैम्बडा, जो उस इवेंट का एवरेज रेट होता है। अब समझते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड एरर के बारे में। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये थ्योरम कहती है कि अगर आपका साइज सैंपल का साइज बड़ा है यानी n इजिकल्स टू ग्रेटर देन 30 है, तो सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग नॉर्मल रहेगा, चाहे ओरिजिनल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो। बट बात करें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की यानी सैम की, तो ये बताता है कि आपके सैंपल के मीन और एक्चुअल पॉपुलेशन के मीन में कितना फर्क होता है। बात करें फॉर्मूला की, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है सेम इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे आपका सैंपल साइज यानी एन बढ़ेगा, आपका सेम कम होगा और आपकी रीडिंग की प्रिसीजन उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सीएसआर का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें एग्जामिनर इन दो एरर्स में आपको कंफ्यूज करता है। पहला है टाइप 1 एरर्स यानी अल्फा, इसे हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपने अपनी नल हाइपोथेसिस यानी कि H0 को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि वो एक्चुअली ट्रू है। एक सिंपल एग्जांपल्स की बात करें तो आपने कंक्लूड कर लिया कि एक नई ड्रग काम कर रही है, जबकि असल में वो बेअसर थी। टाइप टू एरर यानी बीटा, ये एक फॉल्स नेगेटिव कंडीशन है, यानी H0 फॉल्स थी पर आप उसे रिजेक्ट करने में फेल हो गए। बात करें पावर ऑफ टेस्ट की, तो ये एक फॉल्स H0 को करेक्टली रिजेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी होती है, जिसे हम 1 माइनस बीटा से कैलकुलेट करते हैं। अब इन दो स्टैटिस्टिकल अप्रोच का हेड टू हेड कंपैरिजन देखते हैं। पहला है पैरामेट्रिक टेस्ट। ये टेस्ट तब यूज होती है जब आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसकी वेरिएंस इक्वल हो। यहाँ डाटा इंटरवल या रेशियो टाइप्स का होना चाहिए, और हम मीन को एज अ सेंट्रल मेजर यूज करते हैं। अगर दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाते हैं, और दो से ज़्यादा ग्रुप के लिए अनोवा यूज किया जाता है। सेकेंड है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जब आपके पास स्ट्रिक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो ये अल्टरनेटिव यूज होता है। यहाँ डाटा ऑर्डिनरी या नॉमिनल होता है और हम फोकस के लिए मीडियन पर रहते हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की जगह यहाँ मैन यूटनी की यू टेस्ट लगाई जाती है, और अनोवा का इक्विवेलेंट यहाँ क्रुस्कल विलियस टेस्ट होता है। डाटा के बीच का रिश्ता समझने के लिए हम कोरिलेशन और रिग्रेशन का यूज करते हैं। बात करें कोरिलेशन की, तो ये सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच की लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को नापता है। इसे हम
पर्सन्स आर्क से डिनोट करते हैं, जिसकी रेंज -1 से +1 तक की होती है। यहाँ +1 का मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव, -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव और 0 का मतलब है कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। बात करें रिग्रेशन की, तो ये कोरिलेशन का एक लेवल आगे का टूल है। यहाँ एक डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू को इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x के बेसिस पर प्रिडिक्ट करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रिग्रेशन एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकता है, जो कोरिलेशन बिल्कुल नहीं कर सकता। इसकी बेसिक लीनियर इक्वेशन y = mx + c होती है। अगर आपको सिर्फ दो ग्रुप के मीन्स को आपस में कंपेयर करना है तो आपको स्टूडेंट्स टी टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन पर रिलाई करता है और स्पेसिफिकली छोटे सैंपल्स जब n = <30 हो उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके दो मेन वेरिएंट्स है। पहला है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ये तब यूज होता है जब आपके दोनों ग्रुप्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि एक कंट्रोल और दूसरा ट्रीटमेंट ग्रुप। सेकंड है पेयर टी टेस्ट। जब आप सेम ही ग्रुप के इंडिविजुअल से अलग अलग टाइम पर डाटा ले रहे हो, जैसे किसी मशीन को देने से पहले और बाद का ब्लड प्रेशर चेक करना। बात करें एडवांटेजेस की, तो ध्यान रखिए पेयर टी टेस्ट हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच की वेरिएबिलिटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। अगर आपके पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स है और उनके मीन्स को एक साथ साइमल्टेनियसली कंपेयर करना है तो आप अनोवा का यूज़ करोगे। सीएसआर पूछता है कि हम मल्टीपल टी टेस्ट क्यों नहीं लगा लेते, क्योंकि अगर आप बार बार टी टेस्ट लगाएंगे तो ओवरऑल टाइप 1 एरर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए अनोवा बेस्ट है। सेकेंड बात करते हैं एफ स्टैटिस्टिक की, तो अनोवा में हम एफ वैल्यू निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है वेरिएंस बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन दी ग्रुप। अगर आपकी एफ वैल्यू लार्ज यानी बड़ी आती है, p इज टू ग्रेटर लेस देन 0.05 है, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका सीधा मतलब यह होता है कि कम से कम किसी एक ग्रुप का मीन बाकियों से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। अब आते हैं एक बहुत ही पॉपुलर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर, यानी ची स्क्वायर टेस्ट के ऊपर। इसे हम सिर्फ और सिर्फ कैटेगरिकल डेटा के लिए यूज करते हैं। ये टेस्ट चेक करता है कि आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना डिफरेंस है। इसका कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला है ची स्क्वायर = सिग्मा है ओ माइनस ई, मतलब एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड। इसका एक एप्लीकेशन ये टेस्ट करना है कि क्या आपका सैंपल किसी एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करता है या नहीं करता है। दूसरा एप्लीकेशन ये चेक करता है कि क्या अलग अलग कैटेगरिकल वेरिएबल आपस में रिलेटेड है या नहीं है। अब बात करते हैं सीएसआई नेट ट्रैप्स के बारे में। एग्जामिनर हमेशा पी वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की डेफिनेशन को ट्विस्ट करता है, इसे ध्यान से सुनिए। पी वैल्यू ये बिल्कुल नहीं बताती कि नल हाइपोथेसिस ट्रू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बल्कि ये बताती है कि अगर नल हाइपोथेसिस सच होती तो आपको अपने ऑब्जर्व रिजल्ट मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी थी। बात करें कॉन्फिडेंस इंटरवल की, अगर एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया है तो इसका एग्जैक्टली मतलब ये है कि अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट 100 बार रिपीट करें तो उसमें से 95 इंटरवल्स के अंदर आपको ट्रू पॉपुलेशन मीन मिलेगा। अगर दो मीन्स के डिफरेंस का 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल 0 को इंक्लूड करता है तो आपका रिजल्ट स्ट्रिक्टली नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी वहां पर p इज ग्रेटर देन 0.05 होगा। किसी सेल टिश्यू या जेल के अंदर आपका रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कहाँ पर है, ये पता कर लगाने के लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी यूज करते हैं।
इसमें हम सैंपल के ऊपर एक फोटोग्राफिक इमल्जन की लेयर लगाते हैं जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड का क्रिस्टल होते हैं। जब रेडियो आइसोटोप से एमिशन निकल कर इन क्रिस्टल से टकराती है तो एक रिएक्शन होती है। इस टकराव की वजह से एजी प्लस आयन रिड्यूस होकर मेटालिक का सिल्वर बन जाते हैं। जब इस फिल्म को डेवलप किया जाता है तो जहां जहां रेडियो एक्टिविटी थी वहां एक डार्क स्पॉट बन जाता है। इसे हम साउदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉट रीड करने के लिए या डीएनए रेप्लिकेशन फॉक और टिश्यू लोकलाइजेशन ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही एलिगेंट एक्सपेरिमेंट है पल्स चेस। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के सेलुलर पाथवे, उसके प्रोसेसिंग या डिग्रेडेशन ओवर टाइम ट्रैक करना है तो ये टेक्निक बेस्ट है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल पैलेडे का एक्सपेरिमेंट है जहां उन्होंने सेक्रेटरी प्रोटीन का पाथवे, जहां पर ईआर से गोल्गी, गोल्गी से वेसिकल्स एंड वेसिकल्स से एक्सटीरियर ट्रैक किया था। सबसे पहले सेल्स को एक रेडियो लेबल प्रिकर्सर जैसे 35S मिथ्योनिन के साथ एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्सपोज किया जाता है। इससे सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स लेबल होते हैं जो जो उस एग्जैक्ट टाइम पर नए बन रहे हैं। उसके तुरंत बाद रेडियो एक्टिव मीडियम को हटाकर उसकी जगह एक लार्ज एक्सेस में अनलेबल्ड प्रिकर्सर डाल दिया जाता है। ये आगे की किसी भी नई लेबलिंग को तुरंत स्टॉप कर देता है, जिसे हम सिर्फ अपने पल्स्ड मॉलिक्यूल्स को आगे मूव करते हुए देख सकते हैं। लैब में रेडियो एक्टिविटी के साथ डील करते वक्त आपको तीन प्राइमरी प्रिंसिपल्स याद रखने हैं: टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। बात करें टाइम एंड डिस्टेंस की, अपना एक्सपोजर टाइम हमेशा मिनिमाइज रखिए और याद रखिए सोर्स से आपका डिस्टेंस जितना बढ़ेगा एक्सपोजर उतना ही तेजी से गिरेगा, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। बात अब बात करते हैं शील्डिंग की। ये एग्जाम का फेवरेट एग्जाम ट्रैप है। स्ट्रॉन्ग बीटा एमिटर्स जैसे कि 32 फॉस्फोरस के लिए हम एक्रिलिक यूज करते हैं। हम यहाँ लेड यूज नहीं करते, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बीटा पार्टिकल्स लेड जैसे डेंस मेटल से टकराएगी तो वो सेकेंडरी एक्स रे एमिशन क्रिएट करेगी, जो और भी डेंजरस है। अब बात करते हैं गामा एमिटर्स की शील्डिंग की। पर अगर आप गामा एमिटर्स जैसे कि 125 आयोडाइड के साथ काम कर रहे हो, तब आपको हाई एनर्जी रेस ब्लॉक करने के लिए लेड जैसे डेंस मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं सीएसआई नेट एग्जाम ट्रैप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी का। इसका सिंपल मतलब है रेडियो एक्टिविटी पर यूनिट मास। ट्रैप की बात करें तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एक प्रोटीन प्यूरिफिकेशन स्टेप के बाद टोटल रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो स्पेसिफिक एक्टिविटी का क्या होगा। याद रखिए, प्यूरिफिकेशन के दौरान टोटल रिएक्टिविटी कम हो सकती है, पर एक प्योर प्रोडक्ट की स्पेसिफिक एक्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। सेकेंड है डिके इक्वेशन। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डिके इक्वेशन यूज करनी होगी, जिसका फॉर्मूला है nt is equals to n0 e raised to minus lambda t। यहाँ लैम्बडा डीके कांस्टेंट निकालने के लिए आपको हाफ लाइफ यानी कि t इज इक्वल्स टू 1/2 का फॉर्मूला यूज करना है, जो है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय t 1/2। इन फॉर्मूलास को बॉक्स में डाल दीजिए और पार्ट सी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब माइक्रोस्कोपी का बेस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले रिजोल्यूशन क्या है। ये दो पॉइंट्स के बीच का वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जहां हम उन्हें एज अ सेपरेट करते हैं। यहाँ पे आता है अबेज इक्वेशन, जो है d इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्बडा डिवाइड बाय n इंटू साइन अल्फा। अगर आपको रिजोल्यूशन इंप्रूव करना है तो आपको या तो वेवलेंथ कम करनी होगी या फिर न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाना होगा। हमेशा याद रखिए, एम्प्टी मैग्निफिकेशन से सिर्फ इमेज बड़ी होती है, डिटेल नहीं बढ़ती। डिटेल सिर्फ रिजोल्यूशन बढ़ाने से आती है।
लिविंग सेल को बिना स्टेन किए देखने के लिए फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बेस्ट है। ट्रांसपेरेंट सेल्स में लाइट बिना एब्जॉर्ब हुए निकल जाती है, जिससे कॉन्ट्रास्ट नहीं बनता। यह माइक्रोस्कोप लाइट के फेज शिफ्ट को लाइट की ब्राइटनेस में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कंडेंसर में एक एन्युलर डायाफ्राम होता है जो लाइट का होलो कोन बनाता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस में एक फेज रिंग होती है जो बैकग्राउंड लाइट को रिटार्ड या एडवांस करती है। रिजल्ट क्या होता है? लाइव सेल्स की ऑर्गेनिल्स मोर्टेलिटी साफ दिखाई देती है। DIC, जिसे हम नोमार्स की माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, थिक स्पेसिमेन के लिए ये परफेक्ट होती है। फेस कॉन्ट्रास्ट में अक्सर इमेज के एजेस पर एक हेलो इफेक्ट आता है जो डिटेल छिपा देता है। DIC में ऐसा कोई हेलो नहीं होता है। ये पोलराइज लाइट और वॉलस्टोन प्रिज्म का यूज करके लाइट को दो ऑर्थोगोनल बीम में स्प्लिट करता है। जब ये बीम आप सैंपल से गुजर कर वापस मिलती है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से एक शानदार सुडो 3D शेडो कास्ट इफेक्ट क्रिएट होता है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का मेन प्रिंसिपल है स्टॉक शिफ्ट। फ्लोरोसेंस हमेशा हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब करती है और लो एनर्जी लॉन्ग वेवलेंथ लाइट का एमिशन करती है। बात करें एक्साइटेशन फिल्टर की, तो सिर्फ ज़रूरी एक्साइटेशन वेवलेंथ को अंदर आने देती है। अब सेकंड है इसके कंपोनेंट में ड्राई क्रोमिक मिरर। ये एक फिल्टर की तरह है जो शॉर्ट वेवलेंथ को स्पेसिमेन की तरफ रिफ्लेक्ट करता है पर एमिशन को आई पीस की तरफ ट्रांसमिट करता है। बात करें एमिशन फिल्टर की, तो सिर्फ वही लाइट बाहर जाने देती है जो स्पेसिमेन से एमिट हुई है। बची हुई एक्साइटेशन लाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कॉनफोकल लेजर स्कैनिंग की। स्टैंडर्ड फ्लोरोसेंस में आउट ऑफ फोकस लाइट की वजह से इमेज ब्लरी हो जाती है। इसका सॉल्यूशन है कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। डिटेक्टर के बिल्कुल आगे एक कॉनफोकल पिन होल होता है जो फोकल प्लेन के ऊपर या नीचे वाली सभी आउट ऑफ साइट लाइट को फिजिकली ब्लॉक कर देता है। बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ ऑप्टिकल इसे हमें बिना फिजिकल काटे सेल्स की थिन स्लाइस ले सकते हैं। और बात करें 3D रिकंस्ट्रक्शन की, तो इन स्लाइड्स को कंप्यूटर पर जोड़कर हम एक 3D मॉडल भी बना सकते हैं। ये पूरी स्लाइड को एक साथ नहीं दिखाता। लेज़र एक छोटे से पॉइंट्स पर स्कैन करती है और पिक्सल बाय पिक्सल ये इल्यूमिनेशन करता है। लाइट माइक्रोस्कोपी की लिमिट क्रॉस करने के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर, जहां हम फोटॉन्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स बीम का यूज करते हैं। CSR इन दो मेजर टाइप पर डायरेक्ट कंपैरिजन पूछता है। बात करें टैम यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन के आर पार जाते हैं। ये सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज होता है। इसका रेजोल्यूशन सबसे बेस्ट होता है और इमेज 2D बनती है। सेकेंड है सेम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन के सरफेस से टकराकर वापस आते हैं। ये स्पेसिमेन का शानदार 3D टोपोलॉजी देता है, पर इसका रिजोल्यूशन टैम से थोड़ा कम होता है। दोनों में ग्लास लेंसेज की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं और ये पूरा सिस्टम एक स्ट्रिक्ट वैक्यूम में चलता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स हवा के मॉलिक्यूल से ना टकराएं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की प्रिपरेशन की, यानी फिक्सेशन एंड स्टेनिंग। सबसे पहले हम ग्लूटाराल्डिहाइड यूज करते हैं जो प्रोटीन को क्रॉस लिंक कर देता है। यह है हमारा प्राइमरी फिक्सेशन। फिर आते हैं हम सेकेंडरी फिक्सेशन पर। इसके बाद हम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड डाला जाता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑस्मियम डाइऑक्साइड स्पेसिफिकली लिपिड्स को फिक्स करता है और उन्हें इलेक्ट्रॉन डेंस बनाता है। फिर बात आते हैं स्टेनिंग की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम नॉर्मल कलर्स यूज नहीं करते। हम हैवी मेटल्स जैसे यूरेनाइल एसीटेट और लेड सिट्रेट का यूज करते हैं। ये भारी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करते हैं जिससे इमेज में कॉन्ट्रास्ट बनता है। जो हिस्सा हैवी मेटल्स लेगा वो डार्क दिखेगा और वो जो नहीं लेगा वो लाइट दिखेगा। अब बात करते हैं फ्रीज फ्रैक्चर एंड फ्रीज ईच मेथड की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है फ्रीज फ्रैक्चर।
सैंपल को लिक्विड नाइट्रोजन में इंस्टेंटली फ्रीज किया जाता है, फिर एक माइक्रोटॉम नाइफ से उसमें एक स्ट्राइक करते हैं। ये फ्रैक्चर हमेशा लिपिड बायलेयर के हाइड्रोफोबिक कोर से होकर गुजरता है, जिससे मेम्ब्रेन दो हाफ्स में स्प्लिट हो जाती है। एक होता है पी फेज और एक होता है ई फेज। पी फेज प्रोटोप्लाज्मिक होता है अंदर की तरफ का, और ई फेज एक्सोप्लाज्मिक होता है बाहर की तरफ का। अब बात करते हैं फ्रीज इचिंग की। इचिंग का मतलब आइस को मेल्ट करना नहीं है। ये एक सब्लिमेशन प्रोसेस है जहां हम वैक्यूम और माइल्ड हीट यूज करके बर्फ को सीधा वेपर में बदल देते हैं, ताकि डीप स्ट्रक्चर एक्सपोज हो सके। आखिर में प्लेटिनियम और कार्बन की एक थिन लेयर स्प्रे की जाती है ताकि एक रेप्लिका बन सके, जिसे हम टेम के नीचे देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक माइक्रोस्कोप ऐसा है जो बिना वैक्यूम के लिक्विड या एयर में सिंगल डीएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की 3D इमेज दे सकता है, तो वो है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ये टेक्निक लाइट या इलेक्ट्रॉन्स पर काम नहीं करती। ये एक ब्लाइंड इंसान के ब्रेलियर पढ़ने जैसा है। इसमें एक बहुत ही शार्प कैंटिलीवर लीवर टिप्स होती है जो स्पेसिमेन के सरफेस पर फिजिकली मूव करती है। जब टिप्स सरफेस की ऊंच नीच पर हिलती है, तो उस टिप्स के पीछे एक लेजर बीम बाउंस होती है। एक फोटो डायोड डिटेक्टर की लेजर की मूवमेंट को रिकॉर्ड करके एक हाईली प्रिसाइज 3D टोपोलॉजी मैप बना देता है। आप लाइव बायोलॉजिकल सैंपल्स को उनके नेचुरल लिक्विड इन्वायरमेंट में आसानी से स्टडी कर सकते हैं एएफएम की मदद से। माइक्रोस्कोपी में दो फंक्शनल टेक्निक्स है जो लगातार एग्जाम में आती है, एक है फ्रैप और एक है फ्रेट। बात करें फ्रैप की, यानी फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फ्लोटो बीचिंग। अगर आपको देखना है कि मेम्ब्रेन कितनी फ्लूइड है या प्रोटीन कितनी तेजी से मूव कर रही है, तो फ्रैप यूज करते हैं। यहाँ एक छोटे से एरिया में हाई इंटेंसिटी लेजर मारकर उसकी फ्लोरोसेंस ब्लीच कर दी जाती है। फिर हम टाइम नोट करते हैं कि आसपास की अनब्लिंच मॉलिक्यूल्स वहां आकर उस डार्क स्पॉट को भरने यानी रिकवर करने में कितना टाइम लेगी। सेकेंड है फ्रेट यानी फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अगर आपको पता लगाना है कि क्या दो प्रोटीन्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो फ्रेट बेस्ट है। इसका स्ट्रिक्ट रूल याद रखिए, डोनर और एक्सेप्टर फ्लोरोफोर के बीच की दूरी 10 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए और उनके एमिशन एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा में ओवरलैप होना चाहिए। अगर डोनर को लाइट देने पर एक्सेप्टर से एमिशन आए, तो मतलब दोनों प्रोटीन एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। और यहाँ बात करेंगे CSI नेट एग्जाम ट्रैप के बारे में। एग्जामिनर न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपको कंफ्यूज करेगा। इन 3 गोल्डन रूल्स को दिमाग में सेट कर लो। पहला है लाइट लिमिट। एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम रेजोल्यूशन 200 नैनोमीटर्स होता है। इसका मतलब है कि आप लाइट माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया तो देख सकते हो, पर उसके अंदर का राइबोसोम या इंडिविजुअल प्रोटीन को प्रॉपरली नहीं देख सकते। सेकेंड है ऑयल इमर्जन ट्रैप। हम 100x ऑब्जेक्टिव्स के साथ ऑयल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ग्लास और ऑयल का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स n = 1.51 होता है। ये लाइट को हवा में स्कैटर होने से रोक सकती है, जिससे न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ता है और रिजोल्यूशन बेहतर होता है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ट्रैप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ उतनी ही कम होगी और आपका रिजोल्यूशन उतना ही सुपेरियर आएगा। वी बढ़ाओ और लैम्बडा को घटा दो तो डी घट जाएगा। अब हम बायोलॉजिकल मेथड्स के एक बहुत ही टेक्निकल फेजेस में एंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। यहाँ हम सेल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इसके दो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। पहला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक नॉर्मल सेल्स रेस्ट पर यूजुअली -70 मिलीवोल्ट को नेगेटिवली चार्ज में मेंटेन करती है। ये मेनली पोटेशियम लीक चैनल्स और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की कंटिन्यूस एक्टिविटी की वजह से होता है। सेकेंड है एक्शन पोटेंशियल। जब सेल्स को साइमल्टेन स्टिमुलस मिलता है, तो वोल्टेज गेटेड
सोडियम चैनल्स खुलते हैं जिससे पॉजिटिव सोडियम आयन सेल्स के अंदर आते हैं। फिर पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं और पोटेशियम बाहर जाता है ताकि सेल वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ सके। लेकिन अगर आपको एक पूरे सेल्स का नहीं बल्कि सिर्फ एक सिंगल आयन चैनल्स का करंट नापना हो तो क्या करोगे? इसके लिए आप यूज़ करेंगे पैच क्लैम्प टेक्निक। इसे हम ग्लास की एक बहुत ही फाइन माइक्रो पाइपेट का यूज़ करते हैं। इस पाइपेट को सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रखकर एक बहुत हल्का सा सक्शन अप्लाई किया जाता है। इसे मेम्ब्रेन और ग्लास टिप्स के बीच का एक बहुत ही टाइट सील बन जाती है जिसका रेजिस्टेंस 10⁻⁹ ओहम में होता है। इस सील की वजह से पाइपेट के बाहर कोई भी आयन लीक नहीं कर पाता। अब हम डायरेक्टली सिंगल चैनल्स के से फ्लो होने वाले पिको एम्पियर्स लेवल्स के करंट को भी एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैच क्लैम्प कॉन्फ़िगरेशन की। पार्ट सी के 4 मार्कर्स मैचिंग क्वेश्चंस के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है ये। इन 4 कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस अपने दिमाग में छाप लो। पहला है सेल अटैच मोड। ये सबसे बेसिक और नॉन इन्वेजिव मोड है। गीगा ओहम सील बनने के बाद हम कुछ ब्रेक नहीं कर सकते। सेल जिंदा है, इंटैक्ट रहती है और हम सिंगल चैनल्स की नॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड है होल सेल मोड। अगर हम सेल अटैच मोड में पाइपेट से और जोर से सक्शन लगाए तो मेम्ब्रेन का वो छोटा सा पैच रप्चर हो जाता है। अब पाइपेट का सॉल्यूशन पूरे सेल्स के साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा। इसे हम पूरे सेल्स के टोटल करंट को नापने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है इनसाइड आउट मोड। सेल अटैच मोड बनाकर अगर पाइपेट को जोर से पीछे खींचा जाए तो मेम्ब्रेन का पैच निकल जाता है। इस कंडीशनिंग में मेम्ब्रेन का अंदर वाला हिस्सा बाहर 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 बाथ सॉल्यूशन की तरफ होता है। ये मोड स्पेसिफिकली उन चैनल्स को स्टडी करने के लिए बेस्ट है जो इंट्रासेल्युलर मैसेंजर से कंट्रोल होती है, यानी कि CMP या कैल्शियम का कंट्रोल में। लास्ट है आउटसाइड मोड। होल सेल्स मोड्स के बाद अगर पिपेट को खींचा जाए तो मेम्ब्रेन्स टूटकर पाइपेट के टिप्स पर वापस सील हो जाती है, पर इस बार मेम्ब्रेन का बाहर वाला हिस्सा बाथ सॉल्यूशन की तरफ होगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर और एक्स्ट्रा सेलुलर ड्रग की बाइंडिंग स्टडी के लिए यूज होता है। और इसी के साथ दोस्तों हमने यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी का ये मैसिव और हाईली टेक्निकल पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। स्टेट्स के पी वैल्यू स्टेप से लेकर माइक्रोस्कोपी के रिजोल्यूशन लिमिट और पैच क्लैम्प्स के ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स तक हमने सब कुछ अग्रेसिवली कवर कर लिया। देखिए, यूनिट 13 एक ऐसी यूनिट है जिसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स डर कर छोड़ देते हैं, पर अगर आपने इन टेक्निक्स के कोर प्रिंसिपल और उनके लिमिटेशंस को समझ लिया तो पार्ट सी के 4 मार्क्स आपके लिए सबसे स्कोरिंग बन जाएंगे। इन स्लाइड्स को अपने रिविजन का बेस बनाइए, इन ट्रैप्स को अपने नोट्स में हाईलाइट कीजिए और एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर बैठिए, क्योंकि क्लियर कॉन्सेप्ट ही आपको टॉप रैंक दिलाएगा। लेकिन दोस्तों, आज बात सिर्फ यूनिट 13 खत्म होने की नहीं है। आज हमारी CSI नेट लाइफ साइंस की पूरी वन शॉट रैपिड रिवीजन सीरीज अपने ग्रैंड फिनाले पर पहुंच चुकी है। यूनिट 1 की बायोकेमिस्ट्री से लेकर यूनिट 13 के इन कॉम्प्लेक्स मेथड तक का ये सफ़र बहुत लंबा और इंटेंस था। अगर आपने इस सीरीज का हर एक लेक्चर को शिद्दत से फॉलो किया है तो मेरे बताए हुए CSI नेट ट्रैप्स को अपने नोट्स में लिखा है और कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, तो यकीन मानो आप पहले ही कंपटीशन की उस भीड़ से बहुत अलग आगे निकल चुके हो। एक बात हमेशा याद रखना, JRF क्लियर करना या ऑल इंडिया रैंक जैसी टॉप रैंक लाना कोई मैजिक या रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये रिजल्ट है आपकी डेली कंसिस्टेंसी, स्मार्ट रिवीजन का और एग्जाम के ट्रैप्स के पीछे की स्ट्रेटेजी का। अब आपके पास सारा कंटेंट है, सारी स्ट्रेटेजीज भी है। मुझे आप सभी की मेहनत पर पूरा भरोसा है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपकी प्रिपरेशन में एक सॉलिड वैल्यू ऐड की है, आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर किया है, तो इस वीडियो को अपने हर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो CSI नेट की तैयारी कर रहा है। अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस और रैंक बूस्टिंग और वेरीफाइड स्ट्रेटेजी लाता रहूँगा। टेंशन मत लीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, कीप ग्राइंडिंग, कीप रिवाइजिंग, मेक योर सेल्फ प्राउड, make your parents proud. Thank you so much for being a part of this incredible journey. This is Piyush Lakshkar signing off. All the absolute best for the your JRF.